हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सभी? होप्स यू आर डूइंग गुड. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ऑलरेडी वी हैव कवर द टॉपिक द यूनिट ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग का हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिया है. ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होते हैं? एक तरीके से स्ट्रक्चर बना दी जाती है, फ्रेमवर्क बना दिया जाता है कि कितने पोस्ट होंगे, किस किस तरीके से क्या किया जाएगा, पोस्ट को डिवाइड किया जाता है, तो एक फ्रेमवर्क बना दिया जाता है. तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टू टाइप की होती हैं. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सेकंड इज द डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होती है? जहाँ पे आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बांटते हो ऑन द बेसिस ऑफ मेजर, फंक्शन के बेस के ऊपर बांटते हो. इसको हम लोगों ने कल अपने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होती है? जहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को बांट, जहाँ पे आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बांटते हो ऑन द बेसिस ऑफ मेजर, प्रोडक्ट के हिसाब से आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बांटते हो, तो वो क्या होती है? डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होती है. फिर हम पढ़ेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है. फॉर एग्जाम्पल पूरे पैराग्राफ में उन्होंने लिख दिया कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, लार्ज है, तो लार्ज है तो आप कौन सी को अपनाओगे. अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज स्मॉल है तो आप कौन सी को अपनाओगे. तो पढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं. तो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होती है? जैसे कि ये सीईओ है. कल हमने क्या किया था, कल वाली हमारी लाइन के अंदर ये वाली लाइन नहीं थी. जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर थी उसके अंदर हमने क्या किया था, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मेजर फंक्शन के बेस पे डिवाइड किया था, R&D, मार्केटिंग, फाइनेंस के बेस पे डिवाइड किया था. ओके उसके अंदर ये नहीं था, डिवीजन नहीं थी. लेकिन इसके अंदर क्या आ जाती है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन को मेजर प्रोडक्ट के हिसाब से क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. डिवीजन X, डिवीजन Y, डिवीजन Z. सो इसके अंदर X वाली के अंदर सब काम होंगे. X वाली के अंदर मार्केटिंग होगी, R&D होगा, फाइनेंस होगा, इसकी परचेज का काम होगा, इसकी सेल का काम होगा. इसी तरीके से डिवीजन Y के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क होगा, मार्केटिंग का वर्क होगा, फाइनेंस का वर्क होगा, परचेज का वर्क होगा, सेल का वर्क होगा. डिवीजन प्रोडक्ट के अंदर भी ऐसा ही होगा. मतलब कि हर फंक्शन हर यूनिट के ऊपर किया जाएगा. ओके हर फंक्शन मतलब कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर रहे हो तो मेजर प्रोडक्ट के हिसाब से या फिर मेजर डिवीजन के हिसाब से, लाइक हम कर देते हैं ईस्ट डिवीजन, वेस्ट डिवीजन, नॉर्थ डिवीजन और ईस्ट डिवीजन. यहाँ पे कौन कौन है? सो लाइक अगर माल आपका इंडिया में बिकता है तो इंडिया की डिवीज़न, USA की डिवीज़न, कनाडा की डिवीज़न. सो एरिया के बेस के ऊपर, एरिया के बेस के ऊपर हो गया और प्रोडक्ट के बेस के ऊपर हो गया. आप लोग डिवाइड करते हो तो वो क्या होता है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होती हैं. इन ए डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर क्या होती है, अलग अलग क्या होती है, बिजनेस यूनिट्स या फिर बिजनेस डिवीज़न होती हैं. हर एक यूनिट का एक क्या होता है, डिविजनल मैनेजर होता है. फॉर एग्जांपल जो ये वाला मैनेजर होगा ये अपने प्रोडक्ट X के लिए मैनेजर होगा, प्रोडक्ट Y वाला प्रोडक्ट Y का मैनेजर होगा, प्रोडक्ट Z वाला अपना Z का मैनेजर होगा. तो प्रॉपर हर एक यूनिट का, जितने भी आप लोग प्रोडक्ट बना रहे हो, हर एक यूनिट का क्या होता है, डिविजनल मैनेजर होता है. ठीक है, उसकी पूरी की पूरी अथॉरिटी होती है कि वो किस तरीके से अपने यूनिट के ऊपर काम करता है. जनरली मैन पावर इज ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर. जो आप मैन पावर ग्रुप करते हो वो किस बेस पे करते हो, जितने भी डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उसके बेस के ऊपर आप करते हो. किसके बेस के ऊपर मार्केट को बांटा जा रहा है, डिफरेंट प्रोडक्ट के बेसिस के ऊपर मार्केट को बांटा जा रहा है. और हर डिवीज़न के अंदर काम क्या होता है, मल्टी फंक्शनल होता है. क्योंकि प्रोडक्ट ए में भी वही काम हो रहा है, परचेज का, फाइनेंस का, सेल का. प्रोडक्ट बी में भी वही काम हो रहा है, परचेज का, सेल का, फाइनेंस का. सो अब आपको पता चला, कल मैंने आपको बताया था फंक्शनल के अंदर डुप्लीकेशन नहीं होता है. लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर हर काम की क्या होती है, डुप्लीकेशन होती है. डुप्लीकेशन हो सकती है तीसरी बारी भी, मतलब कि मल्टीपल टाइम से काम को किया जाता है. ओके केस स्टडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आपको बोला जाए कि कोई भी डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है तो ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगी. अगर आपको बोला जाए कि आप लोगों ने डुप्लीकेशन नहीं करनी है तो अगर डुप्लीकेशन नहीं करनी है तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है. डुप्लीकेशन या मल्टीप्लिकेशन मतलब कि जितनी भी बारी आपका नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है तो वो कौन सा होता है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होती हैं. यहाँ पे जो हर डिवीज़न होती है वो अपने अपने चीज़ों को अच्छे से संभालती है.
ओके, डिविजनल वहाँ पे क्या थे, फंक्शनल मैनेजर होते थे, वहाँ पर फंक्शनल मैनेजर मेन रोल प्ले करते थे। प्रोडक्ट फाइनेंस का अलग फंक्शन मैनेजर होता था, सेल का सेल मैनेजर, रिसर्च मैनेजर। लेकिन यहाँ पे कौन होंगे, प्रोडक्ट के मैनेजर होंगे या डिविजनल मैनेजर होंगे जो अपनी पूरी पूरी डिवीजन को हैंडल करेंगे। सो इसके एडवांटेज क्या होगी, ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या डेवलपमेंट होगी, डिविजनल हेड डेवलप होंगे। वहाँ पर फंक्शनल हेड डेवलप होते थे कि एक पर्सन को अपने पूरे फंक्शन की नॉलेज मिल जाती थी। यहाँ पर कौन डेवलप होंगे, डिविजनल हेड डेवलप होंगे। द हेड ऑफ द ईच डिवीजन, जो डिवीजन का हेड होगा उसको अपनी सारी चीज़ के बारे में क्या होगी, नॉलेज होगी, अपने प्रोडक्ट, अपने फाइनेंस, अपने एडवर्टाइजमेंट, अपने प्रोडक्शन फाइनेंस के बारे में नॉलेज होगी। तो उसको जैसे कि अगर कोई ईस्ट डिवीजन वाला होगा तो ईस्ट डिवीजन के अंदर जो ईस्ट डिवीजन का मैनेजर होगा उसको हर काम की नॉलेज होगी, प्रोडक्ट की, फाइनेंस की। तो इससे पूरा का पूरा जो ये मैनेजर है ना वो पूरा का पूरा डेवलप हो जाएगा। डिविजनल रिजल्ट कैन बी असेस्ड। अब देखो फंक्शनल के अंदर ये डिसएडवांटेज थी, हम कह सकते हैं कि वहाँ पर अगर हमारे 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं तो हमें ये नहीं पता चल पाता था कि कौन से प्रोडक्ट की ज़्यादा सेल हो रही है, कौन से प्रोडक्ट की कम सेल हो रही है। लेकिन यहाँ पर जब आपकी डिविजनल है, अलग अलग बेस के ऊपर, अलग अलग प्रोडक्ट के बेस के ऊपर अलग अलग मार्केट बनी हुई है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनी हुई हैं, अलग अलग एरिया के बेस के ऊपर अलग अलग स्ट्रक्चर बनी हुई हैं। सो हम अपने हर डिवीज़न के रिजल्ट को अच्छे से निकाल सकते हैं। हर डिवीज़न का प्रॉफिट और रिजल्ट, प्रॉफिट और लॉस आप अपने आप ही निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग होती है वो क्या होती है, बहुत क्विक होती है। क्यों क्विक होती है, क्योंकि जो डिविजनल मैनेजर है उसने खुद नहीं डिसीजन लेना है। फंक्शनल मैनेजर में क्या होता था कि उसको क्या करना पड़ता था, फंक्शनल मैनेजमेंट के अंदर उस सीईओ को सभी प्रोडक्ट मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, सेल मैनेजर सबसे परमिशन लेनी पड़ती थी। तो वहाँ पे क्या होता था, डिले होता था डिसीजन मेकिंग के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग क्या हो जाएगी, बहुत क्विक हो जाएगी, क्योंकि वो डिविजनल मैनेजर है, वो इंडिपेंडेंट है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, तो वो अपने आप अच्छा डिसीजन ले सकता है। अगर बिजनेस को एक्सपेंड करना हो, देखो अभी तक आप लोग 4 डिवीज़न में काम कर रहे थे, 4 प्रोडक्ट में काम कर रहे थे, नहीं 5वें में काम करना है तो कर लो, इन 4 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर कोई नया इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, पिछले के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। फॉर एवरी प्रोडक्ट ए सेपरेट डिवीजन इज ओपन। अगर कंपनी कुछ नया करना चाहती है तो वो बिना डिस्टर्ब के कर सकती हैं। प्लीज़ यहाँ से डिफरेंस और ज़्यादा आप लोग समझना, ठीक है। वहाँ पे फंक्शनल हेड की डेवलपमेंट होती थी, यहाँ पे डिविजनल हेड की डेवलपमेंट होती हैं। वहाँ पे डिविजनल रिजल्ट नहीं निकाला जाता था, यहाँ पर निकाला जाता है। वहाँ पर डिसीजन मेकिंग के अंदर डिले होता था, लेकिन यहाँ पर डिसीजन क्या होता है, क्विक होता है। ओके, अब इसके फायदे हैं तो नुकसान भी तो होंगे ना। सो डिसएडवांटेज क्या है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिविजनल हेड। अब डिवीज़न अपने आप में ही कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ए वाला प्रोडक्ट बी से जेलस करेगा, प्रोडक्ट बी वाला प्रोडक्ट सी से। तो इनके बीच में क्या होंगे, अलग अलग जो डिविजनल मैनेजर होंगे ना, अलग अलग जो डिविजनल मैनेजर होंगे उनके बीच में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट हैशटैग मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी के लिए पूरा का पूरा बेस्ड है। यहाँ पर हर काम की क्या होगी, डुप्लीकेटी होगी, बहुत बारी एक्टिविटीज़ को किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए प्रोडक्ट का अपनी अलग परचेज हो रही है, बी प्रोडक्ट की अपनी परचेज हो रही है, सी प्रोडक्ट की अपनी परचेज हो रही है। ए प्रोडक्ट अपनी अलग मार्केटिंग करता है, बी प्रोडक्ट अपनी अलग मार्केटिंग करता है, सी प्रोडक्ट अपनी अलग मार्केटिंग करता है। तो इससे क्या होता है, रिसोर्सेज का ज़्यादा वेस्टेज होती है। और यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा था कि वो क्या करेंगे, सेल मैनेजर अपने के ऊपर फोकस करेगा, फाइनेंस अपने के ऊपर फोकस करेगा, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा। यहाँ पर भी ऐसा ही है, हर कोई अपने डिवीज़न को देखेगा, भाई मेरी डिवीज़न अच्छी चलनी चाहिए, मेरा प्रोडक्ट अच्छा चलना चाहिए, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कोई भी नहीं देखेगा। तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक तरीके से सेल्फिश एटीट्यूड हो जाएगा। इसकी सुटेबिलिटी कहाँ पर रहती है, फंक्शनल की कहाँ पर रहती थी, फंक्शनल की सुटेबिलिटी रहती थी जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है। लेकिन डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल की सुटेबिलिटी कहाँ रहती है, जहाँ पे बिजनेस का साइज़ क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, जहाँ पर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ज़्यादा ग्रोथ करनी है, वहाँ पर इसकी सुटेबिलिटी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, हैशटैग मोस्ट इंपॉर्टेंट। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स अप्रोप्रिएट होती है स्मॉल और सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, डिविजनल वाली सही रहती है लार्ज और डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए।
कॉस्ट फंक्शनल के अंदर इकोनॉमिकल होता है, इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है, लो कॉस्ट आती है, लो टाइम लगता है, रिसोर्सेज की वेस्टेज भी क्या होती है, कम होती है। कलेक्टिवली हम उसको एक इकोनॉमिकल का नेम बोल देते हैं क्योंकि वहाँ पे फंक्शन रिपीट नहीं होते हैं। लेकिन डिविजनल के अंदर हर बारी फंक्शन रिपीट होते हैं, इसीलिए ये क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है। अथॉरिटी ऑफ द डिसीजन फंक्शनल के अंदर मैनेजर खुद से डिसीजन नहीं ले सकता है। अगर सीईओ ने डिसीजन लेना है तो परचेज, फाइनेंस, मार्केटिंग सभी की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन डिविजनल के अंदर क्या होती है, मैनेजर को पूरी अपनी ऑटोनॉमी होती है डिविजनल मैनेजर को कि वो अपने डिवीजन का कोई भी डिसीजन अपनी मर्जी से ले सकता है। फंक्शनल के अंदर डिफिकल्ट हो जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर पाना। परचेज वाला सेल को ब्लेम करेगा, सेल वाला फाइनेंस को ब्लेम करेगा, फाइनेंस वाला मार्केटिंग को ब्लेम करेगा। सो इस तरीके से क्या चलता रहेगा, ब्लेम का केस चलता रहेगा। लेकिन डिविजनल के अंदर क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना। फंक्शनल के अंदर आप ऑन द बेसिस ऑफ मेजर फंक्शन डिवाइड करते हो, लेकिन डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर आप ऑन द बेसिस ऑफ मेजर डिवीजन डिवाइड करते हो। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर जो डिसीजन मेकिंग होती है वो क्या होती है, डिले होती है। लेकिन यहाँ पर जो डिसीजन होता है वो क्या होता है, क्विक होता है। यहाँ पर आप लोग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यहाँ पे कौन सी स्पेशलाइजेशन मिलती है, यहाँ पे जो पर्सन होगा ना वो आप उसको मिलती है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। क्या मिलती है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन मिलती है। वो अपने प्रॉपर फंक्शन के अंदर क्या हो जाता है, स्पेशलाइज्ड हो जाता है। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी स्पेशलाइजेशन मिलेगी, डिविजनल स्पेशलाइजेशन मिलेगी, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मिलेंगे, क्योंकि वो जो एक डिवीजन हेड होगा वो अपने प्रॉपर प्रोडक्ट के अंदर, प्रॉपर ए प्रोडक्ट के अंदर पूरा का पूरा कामयाब हो जाएगा। सो यहाँ पे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन मिलती है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मिलती है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को बांटते हो फंक्शनल एरियाज़ के बेस पे, लेकिन यहाँ पे आप बांटते हो मार्केट को, बांटते हो एरियाज़ के बेस पे या फिर डिवीज़न के बेस के ऊपर बांटते हो, तो वो क्या होता है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होती हैं। सो होप सो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फंक्शनल क्या होती है, डिविजनल क्या होती है। डुप्लीकेटी कहाँ पर होती है, डुप्लीकेटी होती है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर। ओके, प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन कहाँ मिलती है, डिविजनल के अंदर मिलती है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या ठीक रहता है, फंक्शनल ठीक रहता है। बड़ी के लिए क्या ठीक रहता है, डिविजनल ठीक रहता है। ओके, और अगली वीडियो के अंदर हम अपना कवर करेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और हमारा टॉपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मैं अनअकैडमी के ऊपर भी एडुकेटर हूँ, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। एंड विश यू हैप्पी लर्निंग, थैंक यू। और इसके नीचे हमारे काफ़ी सारे लिंक दिए हुए हैं, और अगर आपको इनकी PDF चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना ताकि मैं आपको एक लिंक दे सकूँ कि जहाँ पे आपको PDF मिल सके इनकी। ओके, थैंक यू।